हेलो सेपियंस। आज मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं मेरी गाइड, मेरी सुपरवाइजर, मेरी मार्गदर्शक और काफ़ी हद तक मेरी गुरु। इन्होंने मतलब कहा जाता है कि एक बच्चे की अगर नींव अच्छी मजबूत कर दी जाए तो उस बच्चे के आगे कुछ होने की पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन एक बच्चा जब बड़ा हो जाए और उस वक्त उसकी जो नींव पड़ चुकी है, उस नींव वो जो नींव पड़ चुकी है और उस पर जो ढर्रा खड़ा हो चुका है, उसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाए, उसको उसको एक सही आकार कैसे दिया जाए, वो है कठिन काम। मैं एक ऐसा ही नींव पड़ा हुआ ढांचा था जिसे मैम ने आकार दिया था किसी समय, अगर मैं बताऊं तो। और इनके बारे में अगर इनका एक टैग लाइन है इनके साथ जो जुड़ी हुई है, जो मोस्टली लोग इनके लिए बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का पावर हाउस है। कितना भी नेगेटिव कंडीशन हो भाई, आप कोई भी प्रॉब्लम लेके आ जाओ, कितनी भी क्लिष्ट स्थिति आप लेके आ जाओ, इनकी पॉजिटिविटी ही खत्म नहीं होके देती। हर पोजीशन में, हर कंडीशन में, हर प्रॉब्लम में इनके पास एक सॉल्यूशन सॉल्यूशन हो ना हो, सॉल्यूशन सेट माइंड है इनके पास। वो सॉल्यूशन से बाहर सोचता ही नहीं है। तो उन्हीं मैम के साथ मैं आज यहाँ पे हूँ उनके घर पे, और एक पॉडकास्ट की मैंने मैम से रिक्वेस्ट की, मैम ने मुझे समय दिया। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम से हम कुछ फिलोसॉफिकल, कुछ एजुकेशन पर, कुछ ह्यूमन लाइफ की प्रॉब्लम्स पर, कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट पर, कुछ इस तरह की बातें आज मैम से हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जी मैम। तो मैम सबसे पहले तो, क्योंकि मैम आपने 1991 में ज्वाइन किया था टीचिंग का करियर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, बाद में प्रमोशन से प्रोफेसर हुए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हुए। मैम अभी 2005 में लगभग 6 मंथ पहले ही रिटायर, 6 मंथ भी नहीं होंगे, हो गए रिटायर हुई है मैम। हो गए तो 6 मंथ। पदभार से मुक्त हुई हैं, और पदभार से जैसे मुक्त ऐसा है जैसे बैरागी हो गई। भूल ही नहीं गई कुछ था मेरा। कई बार मैं मैम से कहता हूँ। तो मैम, ये जो सफर रहा आपका, और ये जो एकदम से आप माइंडसेट चेंज कर लेते हो कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इज दिस एन आर्ट, या फिर बस सीखा है, या फिर बचपन से ऐसा है कि भाई जहां जाओ जैसा देश वैसा भेस? मैंने देखा है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि माइंडसेट जो है जी मैम। वो हर इंडिविजुअल का अपना होता है। सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट सबको करना पड़ता है। कोई आसानी से कर लेता है और कोई थोड़ा सा रिजिड होता है तो उसको मुश्किल होती है। मेरा जो टेम्परामेंट था बचपन से ही ऐसा था कि मैं जहां पे हूं, जिस समय, जी जी। बस मैं वहीं रहती हूँ और कहीं नहीं रहती। साक्षी भाव, वहीं रहती हूँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आप उसको नहीं कह सकते हो। जी पास्ट से डिटैचमेंट मेरी प्रवृत्ति में है। क्योंकि उसको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा सकती जी हूँ जी। कि जब मैं ग्रेजुएशन में बीएचयू पढ़ने के लिए जा रही थी तो वो हमारे घर से मुश्किल से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे है, गांव से बीएचयू का रास्ता। तो नेचुरली जब आप पहली बार जाएंगे और जाके वहां रहने के लिए जाएंगे तो एक इमोशनल कनेक्ट होता है, जिसको फैमिली के साथ भी होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी होती है और उसकी रिफ्लेक्शन भी होती है। मुझे नहीं पता कि क्या होता था, लेकिन जब मैं घर लौट के आती थी तो मेरी माँ और मेरी बहन दोनों लोग मुझसे ये कहते थे कि ये घर से जब बाहर निकलती है तो एक बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखती। वो मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने बोला। जी। तो मतलब एक आगे की तरफ देखने की प्रवृत्ति आपने बचपन से प्रवृत्ति वो बचपन की है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशनल कनेक्ट खत्म हो जाता खत्म है। हो जाए। लेकिन अगर आप कहीं कर्तव्य पथ पे हैं और भूत को लादे हुए चलेंगे तो आपके प्रयासों में कहीं कमी रहेगी और सफलता का अनुपात भी वही होगा। ठीक है। वैसे भी मैम, आपने तो मतलब आपने जो बचपन के बारे में बताया है, तो आपकी तो एजुकेशन भी, आप बीएचयू से इलाहाबाद, फिर आप जेएनयू, फिर आप एचएनडी गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब सर्विस। कर रहे हैं। हाँ। 4-5 यूनिवर्सिटी आप घूम के आए हैं। तो वो टेम्परामेंट या वो प्रवृत्ति तो आपकी धीरे धीरे विकसित भी होती गई होगी।
नहीं, ये विकसित भी होती है और कुछ इंस्टिंक्टिव भी होती है। कुछ इंस्टिंक्ट, अच्छा इंस्टिंक्ट भी होती है। इंस्टिंक्टिव मतलब जन्मजात हाँ मैं प्रवृत्ति समझ गया, मतलब इंस्टिंक्ट होती है। होती है, कुछ होती है और कुछ ग्रूम की जाती है। तभी मैंने कहा ना कि देखिए, अगर आप कहीं से कोई जगह छोड़ के निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो जगह, वो समय उन व्यक्तियों को छोड़ना विवशता है। जी जी। अब आप उसको स्वेच्छा से छोड़ें या विवशता में छोड़ें। किसी बच्चे ने, मैं साइकोलॉजी, चिल्ड्रन साइकोलॉजी पे थोड़ा बात करूंगा। किसी बच्चे ने, क्योंकि बच्चे इमोशनल होते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति डालनी या इस तरह की प्रवृत्ति उसमें डेवलप करना हो कि भाई वो दुनिया को देखने की दृष्टि बदले बजाय इमोशनल अटैचमेंट के, तो उसके लिए कोई मेथड अप्लाई होते हैं और कोई चीज होती है? नहीं, देखिए, दो चीजें। जी बच्चे में इमोशनल अटैचमेंट होना बुरी बात नहीं है, जी पहली चीज। जी। क्योंकि जिस दिन उसका इमोशनली वो डिटैच होना शुरू करेगा, वो ड्राई हो जाएगा, अपनी जड़ों से टूट जाएगा। जी इमोशनली कनेक्ट हो करके वो भविष्य के सपने देखे और भविष्य के रास्ते में उसके लिए क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं, जी वो कितना उसको इंजॉय कर सकता है, कितना उसको उसमें आनंद आ सकता है, कितना उसकी पहचान बन सकती है, कितनी उसकी डिग्निटी बढ़ सकती है। ये सब चीजों को अगर उसको आप छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस में बताना शुरू करें, तो वो इमोशनल अटैचमेंट के साथ भविष्य की ओर बढ़ने के लायक बनेगा। किसी में इमोशनल अटैचमेंट ना हो बच्चे में, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए? देखो, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि बच्चे में इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। होता है, वो उसको उस तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तो जो उसकी अभिव्यक्ति है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। उसका एक्सप्रेस का तरीका कुछ और, तरीका कुछ और हो सकता है। और क्योंकि मानो, देखिए, मूलतः क्या होता है ना, कि अगर आप याद करें बेंथम को, जी तो दो ही मूल प्रवृत्तियां होती हैं, स्वार्थ की और परार्थ की। जी बच्चा जो होता है ना, वो इतना प्योर होता है, इतना प्योर होता है, उसको स्वार्थ और परार्थ में अंतर नहीं पता होता। तो उसको जो अच्छा लगता है, अपने लिए जो कंफर्टेबल लगता है, जी और जिसमें वो फील करता है, गुड फील करता है, वो उसी रास्ते पे चलता ठीक है। है। अब उसको हमने एक अपना सामाजिक ताना बाना बना लिया, हमने अपने आदर्श गढ़ लिए, उन आदर्शों और ताना बाना की दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। ये तो है। बच्चा बच्चा है, उसको एक बच्चे के रूप में देखिए। बहुत ज्यादा आप उस पर आरोपित मत कीजिए कि वो इमोशनली अटैच्ड है कि नहीं है, वो स्वार्थी है कि नहीं है, वो वेल मैनर्ड है कि नहीं है, वो नोटोरियस तो नहीं है। क्योंकि ये सब जहां आप देखना शुरू करेंगे ना, उस पे आप अनुशासन या प्रशासन का सही है। डंडा मारना शुरू कर देंगे। कुछ दिनों तक उसको अपने हिसाब से उसकी जिंदगी जीने दीजिए, वो एक खिलते हुए फूल की तरह उसका व्यक्तित्व बन के उभरेगा। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लोर किया। और मुझे एक बात याद आ गई, डोंट माइंड मैन प्लीज। रसल ने जब कांट की वो सबलाइम एंड ब्यूटीफुल पढ़ी थी बुक, तो उसके बाद रसल का कमेंट था उस पे, आई कांट बिलीव दिस मैन वाज अनमैरिड। हाँ, ठीक है, तो आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सो लेट मी कम फॉरवर्ड। मैम आपकी लगभग 5 बुक पब्लिश हुई, ठीक है, जिसमें से एक किताब आपकी ह्यूम और कांट पे है, और ह्यूम और कांट पे ही आपकी पीएचडी थी जेएनयू से। और आपसे प्रभावित होकर मेरी पीएचडी आपके अंडर हुई, तो कांट पे ही मैंने की। ठीक है, तो मैम उस पे कुछ बताइए, ह्यूम की फिलोसफी पर विशेषकर, क्योंकि डेविड ह्यूम पे आपकी महारत है, कांट पे भी है, तो वो थोड़ा सा मतलब हल्के में, अगर हम डेविड ह्यूम और कांट को समझना चाहें तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए फिलोसफी के बारे में? ये इसको बहुत अगर आसानी से हम समझना चाहें, जी तो चूंकि मेरा शोध था
वो ज्ञान के सिद्धांत पर था। ठीक है मैम। पर जब भी हम ज्ञान के सिद्धांत की बात करते हैं जी मैम। तो उसमें 3 बातें आती हैं मुख्य रूप से, जी मैम। कि कौन जानता है, कैसे जानता है, मतलब ज्ञान के साधन क्या है, और क्या जानता है। ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, और ये पाश्चात्य परंपरा में ही नहीं है, ज्ञान की त्रिपुटी भारतीय परंपरा में भी है। अच्छा मैम। लेकिन भारतीय परंपरा की तरफ अभी न जाते हुए मैं ह्यूम और कांट की बात करूंगी, जी जी क्योंकि ह्यूम का ये दावा था जी। कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं अपने इंद्रियों से, जी मैम। वही ज्ञान है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे ज्ञान के साधन हैं। जो ज्ञान से हमें प्रत्यक्ष होता है, परसेप्शन जो मिलता है, वो हमारा ज्ञान का रॉ मटेरियल है। उस रॉ मटेरियल को हम 7 दार्शनिक संबंधों में, जिसको वो रिलेशंस ऑफ आइडियाज और मैटर्स ऑफ फैक्ट फैक्ट कहता है। जी जी। उसमें बांट करके एक पूरी तरीके से रॉ मटेरियल वाला 4 उसके कैटेगरी हैं कैटेगरी। उसमें, और एक 3 कैटेगरी वाले जो हैं रिलेशंस ऑफ आइडियाज वाले, जिसमें वो सारे मैथमेटिकल और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखता है। इन 3 कैटेगरी में बांट करके कहता है कि जो रिलेशंस ऑफ आइडियाज जो है वो प्रोसेस्ड कंसेप्चुअल नॉलेज है, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैथ को वो एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, जो मैटर्स ऑफ फैक्ट के नॉलेज हैं वो सेंसेस से प्राप्त जो नॉलेज हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक बनाना देखा, ठीक है मैम। ठीक है, उसका कलर येलो है, ठीक है मैम। उसका टेस्ट मीठा है, ठीक है। ठीक है, वो सॉलिड है, उसमें कुछ न्यूट्रिशन है, हमने खाया, उससे हमारी भूख शांत हुई। ये सारी चीजें सेंसुअस ज्ञान है। हमने एक बार ये टेस्ट किया, दूसरी बार ये टेस्ट कर लिया, तीसरी बार ये टेस्ट किया, और हमने ये मान लिया कि ये यही है। ठीक है मैम। हाँ समझ गया, मान लिया हमने ये यही, यानी एज्यूम किया, किया, जबकि रियली वो नहीं है। हर बार जब हम परसीव करते हैं तो वो परसेप्शन या प्रत्यक्ष अलग अलग होता है, बिल्कुल होता है, उनके बीच में कोई संबंध नहीं। हाँ। तो ये उसका मैटर्स ऑफ फैक्ट था। हम उसमें एकता अज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम कर लेते, बल्कि मान लेते हमारा अलग अलग है। सही है, हाँ, सेंसेशन हर बार अलग है, अलग अलग है, एज्यूम कर लेते हैं। अब ये एज्यूम्शन क्यों होता है? उसके 3 फैक्टर्स हैं। एक तो हम इमेजिन कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि 3-4 बार हुआ तो ये ऐसा ही हुआ। जो आप सूरज पूरब में उगता है, हाँ, तो हम वो बहुत फेमस ह्यूम का है। दूसरा क्या है कि हमारी हैबिट होती है, वो भी आ जाती है उसी में, कि एक चीज को करते हैं, फिर दूसरी चीज को करते हैं, फिर तीसरी चीज को करते हैं, वो आदत बन जाती है। तीसरी चीज जो है, हम जो है मेमोरी में एक चीज से दूसरे को जोड़ लेते हैं, चाहे वो रियली हो या ना हो। ठीक है मैम। क्योंकि मेमोरी भी ऐसी चीज है कि ये जरूरी नहीं है कि आपने जिस ऑर्डर में चीजों को परसीव किया है उसी ऑर्डर में आपकी मेमोरी उसको रिटेन करे। ठीक है मैम। अब अगर ये चीज है तो इसका सीधा सीधा डेविड ह्यूम के दर्शन में इम्प्लीकेशन ये निकला कि कोई भी ज्ञान जो है वो सुनिश्चित और सार्वभौमिक नहीं हो सकता। यानी मैटर्स ऑफ फैक्ट तो हो गया डिनाई, होगा ही डिनाई, मतलब डिनाई नहीं करता, हाँ मतलब, लेकिन ये है कि इस एरिया में, इस क्षेत्र में कोई भी यूनिवर्सल सर्टेन और नेसेसरी ज्ञान संभव नहीं है। इसके पहले ये कहा गया था, जैसे जो बुद्धिवादी दार्शनिक थे उन्होंने कहा कि सार्वभौमिकता, अनिवार्यता और निश्चितता, हाँ, ये तीनों ज्ञान के लक्षण हैं। डेविड ह्यूम कह रहा है कि नहीं, ये ज्ञान के लक्षण हो ही नहीं सकते, ये आ ही नहीं सकते जो आप मांग कर रहे हो। जो आप मान के चल रहे हो वो
जो वास्तविक ज्ञान है धरातल पे, उस धरातल के ज्ञान में वो विशिष्टता नहीं है। नहीं है। अब क्या होता है कि फिर ये आया कहां से? उसने कहा जो आपके परसेप्शन वगैरह है ना, उसके बेसिस पे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया आपने, और उन कॉन्सेप्ट के जो एब्स्ट्रैक्ट नोशन थे, जी मैम, जो रिलेशंस ऑफ आइडियाज में गए, जी मैम, वहां पे ये सब चीजें आपको मिलती हैं। लेकिन अब उसको ज्ञान कहें या ना कहें एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस ज्ञान को हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, जिसको वैध नहीं ठहरा सकते हैं अनुभव के द्वारा, उसको ज्ञान कहने की समस्या हमेशा रहेगी, बनी रहेगी सपोज और संशय रहेगा। चलो सर्टेनिटी वो रहेगी, 2+2 4 ही होगा, 4 होगा, वो 4 ही होगा। लेकिन वो भी वैसा ही होगा जैसे हम कहते हैं ना कि सूरज पूरब में आज उगा, कल उगा, परसों उगा, रोज रोज उगता है। हाँ, वहां भी 2+2 आज अगर 4 है, कल 4 है, फिर परसों 4 होगा, फिर नरसों 4 होगा, ये कहते आप जाएंगे। लेकिन आज आप हैं, आप कल की बात आप असर्टेन नहीं कर सकते, और इसीलिए उसको कहा जाता है विशुद्ध संशयवादी दार्शनिक या संदेहवादी दार्शनिक, जो मैटर्स ऑफ फैक्ट के एरिया में किसी भी निश्चिंतता को स्वीकार नहीं करता। दूसरा ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी है या नहीं है ये कहना मुश्किल है, जी, क्योंकि डेविड ह्यूम का इंटरप्रिटेशन जो है 2 तरीके से होता है, एक सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट की तरह से जी, और एक रियलिस्ट की तरह से। ये बताइए। ठीक है, जी, सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट का मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो अपने माइंड से देखना चाहता है वो सामने के चीजों पे आरोपित कर देता है ठीक है। और उसी को देखता है। डेविड ह्यूम ने ये मान लिया कि परसेप्शन है जो डिस्क्रीट और अनकनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, बिखरे हुए हैं, वही रियलिटी है, वही हमारे ज्ञान के विषय हैं। ठीक है, तो उनके बीच में हम कोई कनेक्शन नहीं देख सकते, कनेक्शन नहीं देख सकते। हाँ। जो आज है वही कल होगा, वही परसों होगा, वही नरसों होगा, ये कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, रियलिस्ट में कुछ अमेरिकन्स आए जैसे जॉन फ्रेगे थे, ठीक है, और इसी तरीके से एक आध और, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ह्यूम्स स्केप्टिसिज्म उनकी बुक थी, उसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था कि कोई भी व्यक्ति जो फ्रेगमेंटेड परसेप्शन है क्या उसको नकार सकता है? भाई मोमेंटरी, आज के मोमेंट में जो हम परसीव कर रहे हैं रियलिटी तो वही है। तो इस तरीके से ह्यूम सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट नहीं था, वो एक रियलिस्ट था। अच्छा, मतलब उसके बारे में बाइफर्केटेड ओपिनियन है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, और हम अपना जो भी, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ह्यूम ने क्या गलत माना, आप मना करके दिखा। गलत सही की बात ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ गलत और सही की बात नहीं है कि ह्यूम गलत है या सही है। यहाँ बात यह है कि उसकी तत्व मीमांसीय स्थिति क्या है, मेटाफिजिकल पोजीशन क्या है, वो सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट है या रियलिस्ट है, ये हमेशा डिबेट का विषय है। वो यही कह रहा है कि जो आप मान रहे हो वही तो वो मान रहा है, तो नहीं, जो रियल ग्राउंड पे real आप ground जो महसूस कर रहे हो उसे कैसे deny आप क्या डिनाई कर सकते हो कि इस समय का जो परसेप्शन है आप उसको डिनाई कर सकते हो? और चीजें बदलती रहती हैं, फ्रैगमेंटेड तो है ही है मैम। हाँ, अच्छा, तो इसलिए वो रियलिस्ट की श्रेणी में वो उसे लाने का प्रयास करते हैं। वो पूरी तरीके से आर्ग्यू करते हैं। लेकिन कांट जो था, एक नोटेड जर्मन फिलोसोफर जो था, वो पहले इस चीज को मानता था कि ज्ञान यूनिवर्सल, सर्टेन और नेसेसरी होता है। ठीक है, और पूरी तरीके से रैशनलिस्ट की जो थ्योरी थी कि इंस्टिंक्टिव नॉलेज होता है और जब रियल पोजीशन आती है तब वो एक्सप्रेस्ड होता है। ठीक है मैम, मतलब सब कुछ दिमाग में है, जो प्लेटो से शुरुआत हुई थी, डेकार्ट और स्पिनोजा और लाइबनिज ने जो कहा था
उस लाइन पे वो चलता था। लेकिन जब उसने डेविड ह्यूम को पढ़ा तब उसने कहा कि डेविड ह्यूम ने मुझे अंध निद्रा से जगाया। डॉगमेटिक स्लंबर बहुत फेमस है। वो उसने मुझे डॉगमेटिक स्लंबर से जगाया। अब वो डॉगमेटिक स्लंबर क्या था? उसने कहा कि मुझे अभी तक लगता था कि ज्ञान में रेशनल एलिमेंट या रीजन जो है वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम ज्ञान के उत्पत्ति, विकास और उत्कृष्टता की बात करते हैं या उसकी सीमाओं की बात करते हैं तो बुद्धि और अनुभव, और वो बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं करता है, वो अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करता है। कांट। हाँ, बिल्कुल। समझ का प्रयोग करता जी। है, बुद्धि तो बाद में आती है। तो कहता है कि इन दोनों की बराबर भूमिका है, क्योंकि उसका जो विषय वस्तु है वो हमें अनुभव से प्राप्त होता है, जिसकी बात डेविड ह्यूम कर रहा है। लेकिन विषय वस्तु प्राप्त करने के बाद जब उसकी प्रोसेसिंग होती है तो वहां पे फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और फिर वो स्पेस और टाइम और कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, जो उसको ज्ञान का एक प्रारूप देती है। लेकिन फिर आप एक देखिए कि कांट भी कहीं ना कहीं जो डेविड ह्यूम कहता है उसकी तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि सिर्फ फेनोमेना का ज्ञान होता है, ये तो है, न्यूमेना का ज्ञान नहीं होता। हाँ, फिर वहीं पे यानी जो हमें दिखाई दे रहा है, जो अपीयर्ड है, उसका ज्ञान होगा। न्यूमेना तो अननोन है, और अगर हम उसमें जाएंगे तो उसमें तरह तरह के विरोधाभास आ जाएंगे। हाँ, वहां पे तो फिर तो ये दोनों का आप ये कह सकते हैं कि एक ज्ञान के सिद्धांत में विकास की यात्रा की तरह रहा। और इसलिए डेविड ह्यूम और कांट को अगर एक साथ अध्ययन किया जाए तो अलग अलग अध्ययन करने से एक इंटायरली डिफरेंट पिक्चर उभरती है। जी मैम, फिलोसॉफी एज एजुकेशन, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, फिलोसॉफी एज एजुकेशन, सक्सेसफुल और नॉट? बहुत बहुत मेरा क्लियर कट क्वेश्चन। इफ यू सी इन क्वांटिटी, अगर आप इसको मात्रात्मक तरीके से देखना चाहेंगे जी, तो आप कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं है। नहीं, क्योंकि अभी जो युग है जी, वो पूरी तरीके से व्यावसायिकता का युग है, अर्थ का युग है, जी, भौतिक संसाधनों के संग्रहण का युग है। जी, लेकिन इस अंधे भौतिक संसाधनों की जो एक अंधी दौड़ चली है ना, उसमें अगर दर्शन कहीं खो जाता है जी, जी, तो मानवता खो जाएगा। और अगर आप इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे तो शिक्षा के दृष्टिकोण से दर्शन की महत्ता पहले के मुकाबले आज और बढ़ी है। दर्शन की आवश्यकता बढ़ी है, उपादेयता बढ़ी है, या आवश्यकता उपादेयता दोनों बढ़ी है। और इसीलिए आप ये देखिए कि सिर्फ हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली में दर्शन का महत्व रेखांकित हुआ है। करीब 2000 जब से दशक शुरू हुआ, विदेशों में मेरे ख्याल से कंट्री में भूल रही हूँ, लेकिन किसी फॉरेन कंट्री में उन्होंने फिलॉसफी कैफेटेरिया शुरू किया। और उस कैफेटेरिया में उन्होंने स्कूल टीचर्स को इनवाइट किया और स्कूल टीचर्स से उन्होंने एक सजेशन परस्यू करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया, जिसमें उनको ये था कि 5वीं क्लास के बाद जो बच्चा है उसको होमवर्क करने के लिए मानवीय व्यवहार से संबंधित, उसकी नैतिकता से संबंधित, उसकी चेतना से संबंधित कोई विषय दीजिए ताकि वो रोज अपने घर से लिख के उस पे ले आए। ठीक है, पढ़ाया नहीं जाता। आप ये देखिए, इंजेक्ट करने का तरीका देखिए। अब वो बच्चा कहाँ जाएगा? अपने पेरेंट्स के पास, अपने ट्यूटर के पास,
इनडायरेक्टली वो पूरे मास को व्यवहार, नैतिकता और चेतना का प्रश्न जो है सोचने का विकल्प दे रहे थे और दर्शन के एक दृष्टि दे रहे थे ताकि वो उस दृष्टि से उसको सोचना शुरू करें और बच्चे को उस दृष्टि से मतलब खुद भी इन्वॉल्व हो और बच्चे की मानसिकता भी उस तरीके से वो मतलब तैयार फिलोसफी अप्लाइड पोर्शन में आ गए, हाँ। तो शायद पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि 3 साल तक उन्होंने एक्सरसाइज किया और जिन जिन स्कूल ने ये चीज इफेक्टिवली अडॉप्ट किया उनकी जो क्वालिटी थी दूसरों के मुकाबले 100% ज्यादा थी एजुकेशन की। बिल्कुल है ऐसा, फिलोसफी के रिजल्ट आते हैं मैम, बहुत रिजल्ट आते आते हैं। मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था एक, कुछ वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा फिर कभी, लेकिन मैम दूर क्यों जाना, आपने एफडीसी संभाला, हाँ फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर, जो भारतीय सरकार का इनिशिएटिव था, और एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में 2014 में वो आया और 2018 4 साल में ये स्थिति आ गई थी कि वो लगभग गवर्नमेंट को पूरा नेगेटिव रिस्पॉन्स आता, गवर्नमेंट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट काइंड ऑफ रिजल्ट जो उनसे मिल रहे थे, तो गवर्नमेंट लगभग उनसे मैम थोड़ा नाराज थी। उस मरणासन स्थिति में वो डेवलपमेंट सेक्टर आपको मिला 2018 में। अब आप फिलोसफी की फील्ड से हैं और 2025 में जब आप रिटायर होते हैं तब तक 8 साल तक वो आप ही के पास रहा। नॉट ओनली दिस 7 years 18 25 में 8 तो हो जाएंगे, 7 जोड़ने 7 years ओके 7 इयर्स में। और साथ में मैम को जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उनकी तरफ से एजुकेशन एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल सोसाइटी की तरफ से, सिर्फ एफडीसी में अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए। तो फिलोसोफर दूर क्यों जाना है भाई, अभी मैंने जो किस्सा सुना है, तो मैं जानना चाहूंगा एफडीसी में भी आपने फिलोसफी ही तो अप्लाई की, वो समझाइए वो कैसे अप्लाई किया, क्योंकि देखिए, इतना आपने उस सेंटर वास्तव में बहुत हाइट्स पे पहुंचा दिया था। डेफिनेटली उसमें भी एक जो ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी होती है जी जी उसको अप्लाई करने की कोशिश की। जी ह्यूमन नेचर क्या होता है, क्योंकि जो फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर उस समय बना था वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, वो हायर एजुकेशन के फील्ड में जितने टीचर्स होते हैं टीचर ट्रेनिंग सेंटर बना देते उनकी ट्रेनिंग के लिए था। जी 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 अब उसमें क्या था कि ट्रेनिंग में एक एज्यूम्पशन होता है कि जो भी आपके पास आ रहा है वो लर्नर है। जी जी माइंडसेट ये बना हुआ था कि जो लर्नर है वो स्टूडेंट है, हाँ ये माइंडसेट था, सही कह रहे हैं, ये होता ही है। कि वो आएगा तो हम जैसे उसको रखेंगे, जैसे ट्रीट करेंगे वो वैसे रहेगा। जी जी इसलिए मेरी चार्ज लेने से पहले जी सेंटर जो था, फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर जो था, उसका जो मेजर चैलेंज ये था कि आप पार्टिसिपेंट को कैसे अट्रैक्ट करें। अब अगर कोई पार्टिसिपेंट आपको फोन कर रहा है क्लैरिफिकेशन के लिए जी। और बीइंग अ डायरेक्टर आप कहेंगे कि तुम टीचर हो, इतना भी नहीं जानते हो, ये जो एटीट्यूड था, तो इस तरह का अगर एटीट्यूड होगा तो उसके पास इस तरह के कम से कम 40 सेंटर थे उस समय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने खोला था। तो जहां उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जी और प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। हमारा हायर एजुकेशन का टीचर सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ वहां जाके काम करना चाहेगा, ट्रेनिंग लेना चाहेगा। जी बिल्कुल। मैं नहीं जानती कि मेरे पहले सेंटर में कैसे किया, लोगों ने क्या किया, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो आई मेड अ पॉइंट, ABC 24 आवर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। अगर किसी को जरूरत है, 2 बजे भी फोन कर रहा है, आई वॉज रेडी टू पिक अप द फोन। उसके बाद मेरा बिहेवियर जो था वो पार्टिसिपेंट्स के साथ, जो मेरे सबऑर्डिनेट मेरे साथ काम कर रहे थे उनके साथ, जो मेरा स्टाफ था उनके साथ, और जो एडमिनिस्ट्रेशन जहां से मुझे सपोर्ट मिलना था उनके साथ। और तीसरी चीज जो थी, जो मिनिस्ट्री होस्टाइल थी उनको कैसे पैसिफाई करके और ट्रैक पे लाना था। ये 5 डायमेंशन थे
जहां पे मुझे अपने ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर को अप्लाई करने में लगा। वही आपका मेन टूल बना। वो मेन टूल बना। और फिर उसके बाद आती है कॉम्पिटेंसी, ABC। मतलब ट्रेनिंग सेंटर, वो टीचर्स का ट्रेनिंग सेंटर था। आप ऐसा नहीं कर सकते थे, बच्चों जैसा ना बिहेव करें। बच्चों जैसा बिहेव करने की भी बात नहीं है। बीइंग अ डायरेक्टर, वो टीचर है, मुझे मालूम है कि इनका लेवल ऑफ नॉलेज ऊंचा है, तो मुझे उनसे अपने आप को ऊपर के लिए प्रिपेयर हमेशा करते रहना पड़ता था, खुद को अपग्रेड अपग्रेड करना पड़ता रहता था। और उसका जो नीड होती थी, क्रिटिकल नीड होती थी, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता था कि रिसोर्स पर्सन बीच में ड्रॉप कर गया, ठीक है मैम, ड्यू टू अनएवॉइडेबल सिचुएशन। हो जाते हैं। ठीक है, अब 1.5 घंटे आप उनको क्या कहेंगे? बीइंग अ डायरेक्टर आप ये नहीं कह सकते कि आपका रिसोर्स पर्सन नहीं आया इसलिए आज लेक्चर नहीं होगा बहुत नेगेटिव या ट्रेनिंग नहीं होगा। तो उसमें फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ इस इमरजेंसी को मीट आउट करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती थी। जब भी कोई नहीं आता था, आई वॉज द पर्सन टू डिलीवर द लेक्चर और टेक द क्लास और गो फॉर द वर्कशॉप। टॉपिक कोई भी हो, मतलब इतना तैयार रखना पड़ता था अपने आप को। और कई बार पार्टिसिपेंट्स का ये कमेंट आया कि उनको लगा ही नहीं कि मैं रिसोर्स पर्सन नहीं हूं, मैं रिप्लेस कर रही हूं। नहीं, वो लगना आप जो अपने आप को अपडेट, आपने पहले कह दिया अपडेट मेरा मेथड तो मुझे करना पड़ता था हाँ। अपने आप को। तो अगर आप इतना प्रिपेयर हैं तो फिर लगने तो नहीं देंगे, वैसे भी नहीं लगने देते हैं। मैं तो पढ़ा वो हूँ उसके चीज। साथ, यहाँ तक ठीक है। मेरा क्वेश्चन फिर भी वही है, ये आपकी विशेषता थी, ये आपकी योग्यताएं थी, आप यहाँ पे फिलोसफी को कैसे सिग्निफाई करेंगे ये बताइए आप मुझे। फिलोसफी को सिग्निफाई अपने बिहेवियरल रिफ्लेक्शन से करना होता है। जी वो आइडियल नहीं होता है जी जी। कि आपने अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि का एक आइडियल रख दिया, नहीं। फिलॉसफी अगर आपको अप्लाइड फॉर्म में करना है जी तो आपको कांट का सिद्धांत मान के चलना पड़ेगा जी। कि आप जैसा सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ बिहेवियर करे, वैसा उसके साथ वैसा ही आपको दूसरे के साथ करना पड़ेगा। दैट वाज द क्रक्स ऑफ द अटेम्प्ट, कि किसी के साथ बातचीत करते समय पहले दिमाग में ये आ जाना कि मेरी बातचीत ऐसी ना हो कि अगर वो उस तरीके से मुझसे बात करे तो मुझे बुरा लगे। उसका जो अप्लाइड वाला सूत्र था वो ये था, बिहेव विद द अदर्स द वे यू थिंक दैट दे शुड बिहेव विद यू। मैं उसमें आपने थे। एक एग्जांपल देख लो, बहुत अच्छा हाँ। एक्सप्लोर कर दिया। हालांकि वो तो जब हम एक फिलोसोफर जब अपनी फील्ड में अप्लाई कर रहा होता है तो उसके दिमाग से ऑटोमेटिक निकलती हैं वो चीजें, वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि फिलोसोफर थ्योरी देता है लेकिन उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता। हाँ, ये बहुत मतलब रिमार्केबल फॉर्मूला कांट का है। और इसको कोई भी एथिकल थियरी जो हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन है और जो सेल्फ को और अदर्स के बीच में एक हार्मोनियस और रेस्पेक्टेबल बिहेवियर रखना चाहती हैं, वो इसको कभी डिनाई नहीं कर पाएंगे। तो आज की डेट में जो हम कहते हैं ना कि कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोरिलेशन होना चाहिए, ठीक है, समरसता होनी चाहिए, उसके सीड में वो है थॉट प्रोसेस। ये इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। डिग्निटी का जो प्रिंसिपल है, हाँ, ह्यूमन राइट्स का, या हाँ, वो वहीं से आता है। हाँ, तो वो एक चीज है कि आप कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा। 2 स्टेप होते हैं उसके, कि अगर एडवर्स सिचुएशन है तो आपका रिएक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। उस रिएक्शन को होल्ड करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा जी जी
अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, और फिर आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। जी जी। कि अगर मैं इस तरह का व्यवहार करता और जो मेरा रिएक्शन अनड्यू होने जा रहा है ये मेरे साथ वैसा रिएक्शन करता तो मुझे कैसा लगता। मतलब उस एक मोमेंट पे आपको होल्ड करना पड़ेगा। और ये अगर आपने होल्ड करना सीख लिया, एडवर्स सिचुएशन के रिएक्शंस होल्ड करने शुरू कर दिया आपने, इंट्रोस्पेक्शन तो फिर हो ही जाता है, होल्ड करो। यू विल विन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं। नोबडी कैन स्टॉप यू। बहुत अच्छा मंत्र दिया मैम आपने। इट इज अ पोर्शन ऑफ अप्लाइड फिलोसफी, द मेन मंत्र। आप अप्लाइड एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं थोड़ा लोगों की मेंटेलिटी के बारे में आना चाहूँगा। मेरा एक बहुत क्रिटिकल सा क्वेश्चन है, हालांकि जनरली पूछा नहीं जाता है, अटैक नहीं किया जाता है। मैम जैसे फेथ है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स हैं, रिलीजियस या सेक्ट हैं, जो भी उनके गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, वो लोग लोगों को बात बता रहे हैं, या किसी भी एक रिलीजन के नाम पे, फेथ के नाम पे लोगों को कह दिया जाए, वो एक साइड है, वो सिर्फ कहा गया है, वो मैम सिर्फ कहा गया है। दूसरी साइड साइंस आपको फैक्ट दे रहा है, आपको टूल टेक्निक दे रहा है, मोबाइल साइंस ने दिया। ये जितने भी चारों तरफ आप जिस आप नजरें उठा के देखो मैम, आपको दिखेगा क्या? पंखे, कूलर, एसी, मेज, टेबल, कुर्सी, बेड, दरवाजा, गहने फहने, सब जितनी भी चीजें हैं सब आपके सामने साइंस के दिए हुए फैक्ट हैं। ठीक है, इनके बिना आपका जीवन नहीं। बिल्कुल। बट जैसे ही उस सेक्ट की, उस विचारधारा की, उस धार्मिक, मजहबी, वट एवर जो भी काल रिलीजियस विचारधारा की बात आ जाती है, लोग अंधों की तरह वो मानते हैं। ये मेंटेलिटी क्यों है? लोग ये सच क्यों नहीं देख पाते हैं? देखिए, इसके पीछे दो कारण हैं जी। एक तो ये है कि मानव जो है जी। सुविधा भोगी है, अच्छा। मूलतः। जी। अगर कहीं पे उसको सुविधाजनक तरीके से सब कुछ मिल जा रही है तो वो मेहनत करना पसंद नहीं करता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो परिश्रम किए बिना रह नहीं सकते, बहुत कम। अब होता क्या है कि जो धर्म गुरु हैं या धार्मिक संप्रदाय हैं वो आपको सपने दिखाते हैं, ठीक है, सपने बेचते हैं। वो आप जानते हैं कि आपकी मूलतः भावनाएं, अपेक्षाएं और इच्छाएं क्या हैं, ठीक है। अब वो इच्छाएं पूरी हो या ना हो उसका दावा वो कभी नहीं करते, और उनका जो ये है वो ये बताते हैं कि कोई ऐसा बैठा हुआ है आपके ऊपर जो जादू की तरह वो सब कुछ पूरा कर देगा। Essence precedes existence। ठीक है, आपको सफलता चाहिए, आप ये व्रत करिए, ये पूजा करिए, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। एक तो वो कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारे भारतीय परिवेश में मूल रूप से हमारी जो पालन पोषण की जो प्रक्रिया है घर में, वहां से कहीं ना कहीं धर्म जो है थोड़ी सी हमको इंजेक्ट कर दी जाती है बचपन से। तो वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बनी रहती है। अब जब इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है तो वो थोड़ा सा और जीवंत हो जाती है, ठीक है, रूढ़ हो जाती है। तो एक तो वजह ये है, दो वजह हो गई। एक मूलभूत से वो सुविधा होगी, और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं से वो डीप रूटेड जो है वो हमारे मनोमस्तिष्क में है। अब होता क्या है कि विज्ञान जो आपको देता है वो आपको करके दे देता है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप चीजों की बात करते हैं ना कि ये इन्वेंशन किया, ये इन्वेंशन किया, चाहे बल्ब है, चाहे मोबाइल है, चाहे टेबल, उसने करके आपको दे दिया, आप इसका उपभोग करो। वो आपसे उसके बारे में कुछ प्रत्युत्तर या प्रतिदान नहीं मांग रहा है,
वो ये नहीं कह रहा है कि आप ये सोचो कि जिस व्यक्ति ने इसको इन्वेंट किया वो बहुत ग्रेट था और मुझे उसके जैसा बनना चाहिए। वो ये रिक्वायरमेंट नहीं रखा ये। तो अब जब आप कहते हो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, विश्वास नहीं कर रहा है, तो वो तो ठीक है, वो फॉर ग्रांटेड हमने ले लिया कि ये हमारा अधिकार है, हम पैसा दे रहे हैं और हम इसका उपयोग कर रहे हैं। पैसा तो उससे कई गुना ज्यादा वहां दे रहे हैं। नहीं, वो दे रहे हैं, लेकिन वहां पे अभी आप आश्वासन में रुके हुए हैं, अटके हुए हैं। और मैं हैरान हूँ ये होता हूँ ये देख के कि आपको बार बार आश्वासन वो आपका असफल जाता है, स्टिल आप उन पे भरोसा करते हो। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं डीप रूटेड आपके मनोमस्तिष्क में सुविधा भोगी होने की बीज पड़े हुए हैं। जो आपको चाहिए उसके लिए आप मेहनत नहीं करना चाहते, प्रयास नहीं करना चाहते, नाम जब करो और मिल जाए, ये हमारे इंटेंशन। ये मतलब एक मुझे लगता है कि मूल प्रवृत्ति ये है। दूसरी चीज ये है कि विज्ञान के क्षेत्र में अनुसरण करने के लिए, शोध करने के लिए, या एक तो दूसरे तरीके से आप कहिए कि वैज्ञानिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए आपको बहुत बौद्धिक तरीके से सोचने की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए एक विशिष्ट स्तर के संज्ञानात्मक चेतना का होना जरूरी है। तो ये जब आप करोगे ना, तो उसके लिए आपको एक लॉट पहले अपने शिक्षा के माध्यम से तैयार करना पड़ेगा, एजुकेशन के माध्यम से वो संज्ञानात्मक चेतना विकसित करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर पाओगे। बिल्कुल सही है मैम, लेकिन इसकी ये रोल तो फिलोसफी निभा सकती है और फिलोसफी तो एकदम इग्नोर कर दी जा रही है। नहीं, फिलॉसफी इग्नोर नहीं हो रही है। जब से एनईपी 2020 आया हुआ है, उसके 2-3 सेगमेंट ऐसे हैं जहां पे फिलॉसफी फिर से एक्सप्लोर हो रही है। जैसे उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसको रखा तो गया है लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे अभी बहुत कम जगह उस पर फोकस किया जा रहा है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फोकस है, क्रिटिकल थिंकिंग कि स्टूडेंट में ये डेवलप करना है। जी नहीं, यही आ गया फिलोसफी का पोर्शन तो ठीक है जी। पहली चीज ये आई है, और दूसरा उन्होंने दिया है एथॉस। ठीक है, मतलब आप अगर डॉक्यूमेंट पढ़ो एनईपी 2020 का, उसमें कम से कम रिकॉर्डेड 70 से एबव वैल्यू हैं जो ह्यूमन वैल्यू की डिमांड करते हैं कि बच्चों में ये इनकलकेट किया जाना है, हायर एजुकेशन में भी। वो इनकलकेशन तभी हो सकता है जब हर सब्जेक्ट एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रख के चले, और उसके लिए उनको उसी तरीके से ट्रेंड करने की जरूरत है। और तीसरा जहां पे फिलॉसफी का आया है वो आईकेएस में आया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम में हाँ। आया है। तो ये 3 सेगमेंट ऐसे हैं जो एनईपी में अगर सही तरीके से एनईपी को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो लास्ट जो है वो आईकेएस के माध्यम से जो हमारी इंडिजिनियस फिलॉसफी है वो एक्सप्लोर है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एनईपी के आने से या कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में फिलॉसफी कहीं पे साइडलाइन हो गया है, बैकग्राउंड में चला गया है। अगर ठीक से इम्प्लीमेंट होता है एनईपी 2020 तो फिलॉसफी के लिए स्कोप ज्यादा बढ़ता है और एक्सप्लोरेशन ज्यादा। यानी रेशनल होना हार्ड है। हार्ड तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि हार्ड है, लेकिन थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास जरूर मांगता है। हम लेमैन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की? मैं फिलोसफी पहले तो कोई पढ़ नहीं रहा है, स्टूडेंट्स में भी कोई नहीं पढ़ रहा है, डायरेक्टली हम बात करें और हम चाहते हैं कि हम इस देश के लेमैन को, जिससे हमने बात की, वो आस्था में पागल है, पंथों के पीछे पागल है, वो अपनी आस्था में अंधा हो रखा है, उसको हम एक क्रिटिकल थिंकिंग तक लाके, वैज्ञानिकता तक लाने का प्रयास कैसे सफल कर पाएंगे? उसको आप थ्रू मॉडल डिस्प्ले करेंगे पहले कि वैज्ञानिक थिंकिंग होने की क्या फायदे हैं, और उसको आप बताएंगे
इसके लिए मैंने यही कहा ना कि आपको थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, चैलेंजेस हैं। क्योंकि ये उसके माइंड सेट में बचपन से बैठा हुआ है। जो आज जो उसको धर्म के प्रवचन मिलते हैं उससे वो संपोषित होता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसकी जो मानसिकता को न्यूट्रिशन मानसिकता को न्यूट्रिशन मिलता है। तो उसको डिफ्यूज करने के लिए या उसको थोड़ा कम करने के लिए कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों को आगे बढ़ करके अतिरिक्त प्रयास करके इन चीज़ों को एक डिस्प्ले मॉडल में पहले आप रखोगे, जब उसकी महत्ता समझ में आएगी तब उसकी तरफ वो लोग आकर्षित होंगे। अगर आप ये चाहो कि स्वतः वो आने लगे तो स्वतः तो नहीं है। हमारे साथ बहुत से अदर कंट्रीज है जिनको फ्रीडम मिली। चाइना एग्जांपल है। हाँ ठीक है। शायद हमसे बाद में ही हुआ था फ्री, हाँ, ठीक है मैम। और भी कंट्रीज हैं या और नहीं फ्री है फ्रीडम इस साइड को, हम साइड इस साइड भी करते हैं तो हम ये कहें कि भाई कहीं ना कहीं हमारे देश का जो शिक्षा थी जिसे इतना विकसित हो जाना चाहिए था, हम कहते हैं हम इतने शिक्षित लोग थे भी, वास्तव में हम थे भी, हम हजारों सालों की सभ्यता है, लेकिन क्या इन 70-80-100 सालों में जब से हम फ्री हुए हैं आज तक शिक्षा का वो विकास हुआ है जो एक्सपेक्टेड था भारत जैसे देश? क्या हम उस लेवल पे लेके आ पाए हैं? क्योंकि देखिए मैम, लेमैन की बात जब मैं कर रहा हूं तो वहां तक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं जा रही है, इवन ज्यादा वो अवस्था में डूब रहा है। देखिए, आपने कंपैरिजन के लिए चाइना का नाम लिया जी। चाइना कॉलोनियल कभी नहीं रहा, वो मैं ठीक है। दूसरी चीज ये है कि चाइना में इनिशियल स्टेज से ही कम्युनिज्म रहा, ठीक है। ठीक है। ताओइज्म, बुद्धिज्म रिलीजन रहा वहां पे, जी। लेकिन उस रिलीजन में वो एक साम्यवाद के नाम पे थोड़ा बैलेंस भी होता रहा। वहां पे शारीरिक श्रम सबको करना होता था और सबकी जिम्मेदारी होती थी मटेरियल वर्ल्ड के जितने बिलोंगिंग्स होते हैं उसको अर्न करने में, उसको एंजॉय करने में, ठीक है। उसके भी अपने बहुत सारे डाउनफॉल और बहुत सारे फॉल आउट हुए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो बहुत सही सिस्टम था। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हम सैकड़ों साल से ब्रिटिश रूल के अंदर रहे, तो जनरेशन टू जनरेशन जो है हमारी एक मानसिकता गुलामी की रही। हम 1947 में स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिशर्स ने उस समय दी थी उस पे पॉलिसी कब सबसे पहले बनी, 19 मतलब दूसरी या तीसरी जो पॉलिसी बनी थी जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ था 1985 में बनी। मतलब लगभग फ्रीडम के बाद 40-45 साल तक हम मैकाले का मॉडल पढ़ रहे थे, पार्शियली अभी भी पढ़ रहे हैं, पार्शियली अभी भी पढ़ रहे हैं। जो हमारी कंटेंट था क्या था उसमें, 2-3 मैं उदाहरण देना चाहूंगी। जी। जैसे ये लोग थे, विवेकानंद थे, मालवीय जी थे, इन लोगों ने जब एजुकेशन पे बात की तो इन्होंने होलिस्टिक एजुकेशन की बात की, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमें एक नागरिक तैयार करना है, ठीक है। उस समय उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें उत्कृष्ट शोधकर्ता तैयार करना है या उत्कृष्ट प्रशासक तैयार करना है या उत्कृष्ट एडवोकेट तैयार करना है या उत्कृष्ट जज तैयार करना है, ठीक है। उनको लगा अच्छा मानव बनेगा तो सब कुछ अपने आप बन जाएगा। उनका एजम्पशन गलत नहीं था, आदर्शवादी दृष्टि हो गई, आदर्शवादी दृष्टि थी। लेकिन उसके साथ हुआ क्या कि मानव बनाने के चक्कर में हमने इन फील्ड में जो उत्कृष्टता हमको हासिल करनी चाहिए थी उससे कहीं से हम डेविएट हो गए और हम मैकाले के उसी शिक्षा पद्धति पे चलते रहे जहां पे उन्होंने क्लर्क बनाने के लिए पूरा मॉडल दिया था, ठीक है जी। और अभी भी आज की डेट में भी आप ये देखिए कि जितना भी ग्रेडिंग सिस्टम है जी। जितना भी एकेडमिक क्रेडिट बैंक का कॉन्सेप्ट आ रहा है और जितना मतलब वो कह रहे हैं कि नॉलेज का ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, वो सारे कॉन्सेप्ट के मैकेनिज्म जो हैं वो
आपको कहीं ना कहीं से जो एजुकेशन प्रणाली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा कम करना है। प्लानर के, टीचर के, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट पे डाल रहे हैं कि वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट, आप ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाइए वो नॉलेज अपना खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करेगा। वो चौथी क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें रिसर्च का एटीट्यूड डेवलप हो जाए। Yes. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये गलत, नहीं, उनकी थिंकिंग गलत है लेकिन उसकी एप्लीकेशन तो हो ही नहीं सकती ना मैम। उसकी एप्लीकेशन जिस तरीके से हो रही है, और उसमें जब मैंने कहा कि पार्शियली अभी हम उस चीज को लेके चल रहे हैं, तो अभी ग्लोबल कंपटीशन में हम compete करें उसके नाम पे बहुत सारी चीजें हम वेस्ट से ले रहे हैं। वेस्ट से ले रहे हैं। तो हमने जो एक ओवरहॉलिंग करनी थी अपने एजुकेशन सिस्टम की, जो हमारे कंट्री के सिचुएशन को सूट करती, जी, वो शायद हमने वो चूक गए, अब मिस कर दी, अब मिस कर गए या हमारी नहीं पाए। समझ नहीं पाए, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि वहां पे देखिए चाइना में वो कभी भी वो ये नहीं करते कि आप बाहर जाइए और वहीं बस जाइए। बिल्कुल नहीं करते। हमारे यहाँ माइग्रेशन इसलिए ज्यादा है। हाँ, वो हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा मान लीजिए मेडिकल पढ़ने जा रहा है तो उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका खर्चा उठाएगा। चाइना और जापान जैसे कंट्री में वो ग्रुप का ग्रुप भेजते हैं बाहर ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग करने के लिए पूरे रिसोर्सेस गवर्नमेंट की होती है, और उसके एवज में बॉन्ड होता है कि हम आगे नहीं भेजेंगे, तुम आओगे और यहाँ को लोगों को ट्रेन करोगे। तो अगर उन्होंने 10 ट्रेनिंग बाहर से करवाई तो वो यहाँ आकर के 1 लाख लोगों को ट्रेन करते हैं, इसलिए उनका डेवलपमेंट हो। लेकिन ऐसा लग रहा है मैम, ये हमारा जो सोशल आइडियलिज्म था ये हमें खा गया। और नहीं, आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस जब हमें फ्रीडम मिला था जी मैम। उस समय जिस स्थिति में थे वो बहुत ही ट्रेजिक और प्रिकारियस स्टेज था। बिल्कुल था। उसमें इतना रेडिकल स्टेप नहीं लिया जा सकता था। इकोनॉमी भी ध्वस्त थी, आपके पास प्रशासनिक तंत्र भी नहीं था, आपके पास विजुअलाइजेशन में लोग थे तो फिर वो साल लड़ रहे थे और वो आपस में लड़ रहे थे। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट था, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट था। उनके बीच से जितना हम डेवलप कर पाए, मुझे नहीं लगता है कि इस पे हमें रिपेंट करना चाहिए। कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री है हमारा, सब कुछ बरकरार रखते हुए भी अगर हम आगे बढ़ गए, जैसे घर में मान लीजिए 50 लोग हैं, उसमें से अगर एक बच्चा जो है या एक मेंबर जो है वो एक्सीलेंट है, अगर वो अकेले आगे बढ़ेगा तो वो कहाँ का कहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर वो उसको सबको लेके बढ़ने की कोशिश करेगा तो स्पीड थोड़ी स्लो तो होगी। लोग क्या रहे। मैं ये नहीं कह सकती कि ये दावा है कि रियलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल सिस्टम है उसका हमेशा ये दावा रहा है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये एक आइडियल तो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, और ये कहने की कि हमने ये नहीं कर लिया, हमने वो नहीं, जो हमने किया उस पे बेस करके आगे और हम क्या कर सकते हैं ये सोचेंगे। चलो मैम, बहुत हेक्टिक क्वेश्चन और बहुत बहुत मतलब आपने बड़ा तगड़ा एनालिसिस कर रखा, उसके बाद भी आप पोइट्री कर लेती हैं। दैट इज अ पॉइंट। इतना फिलोसॉफिकल एनालिसिस, इतना दिमाग को मतलब वो क्या कहते हैं उसका घी निकाल दिया सारा और उसके बाद पोइट्री हो रही है। मतलब आपने बुक है आपकी, वो तो लेजर है मेरा। वो जो भी है मैम, कविता संग्रह की बुक है और आपकी पोइट्री में पढ़ता रहता हूँ फेसबुक पे भी अक्सर, और वैसे भी आप डालते रहते हैं। बहुत अच्छी कविताएं आपने लिखी हैं फिलोसॉफिकल टच देते हुए, है मैम? कोई है कविता जो आप सुनाना चाहेंगे फिलोसॉफिकल टच देते हुए?
आप कोशिश कर सकते हैं। जी मैम सुनाइए। आपको वो कितनी फिलोसॉफिकल लगेगी और कितनी पोएटिक लगेगी ये नहीं, आपके कुछ ऊपर एक निर्भर मैंने पढ़ी, करता है। कुछ एक मैंने पढ़ी है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ एक- हाँ, और ईमानदारी से बोलूं तो मैं लिखती हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहती वो। किसको याद रहती है मैम? आपको फिलोसॉफी याद रह जाती है, वो कम है, इतना कुछ तो याद है। याद नहीं रहती मुझे। छोटी सी कविता आपको सुना देती हूँ। जी मैम सुनाइए। कविता का शीर्षक है सवाल करते रहिए। हम्म, ज्ञानदाता का दावा कितना भी ठोस हो, सवाल करते रहिए। या मूल्यों का आधार कितना भी प्राचीन हो, व्यवहार पर जांचते रहिए। जीवन जीने की राहें जितनी भी जटिल हों, नई राह खोजते रहिए। रिश्ते के हर रेसे सजोने में चुनौतियों के जवाब देते रहिए। वक्त कितना भी मुश्किल लगे, किसी कोने से मुस्कुराहट खोजते रहिए। अरे वाह, वही सकारात्मकता। सवाल करते रहते। सवाल करते रहिए, सवाल करना मत छोड़िए। हम्म, और सवाल। क्रिटिकल थिंकिंग का पहला फॉर्मूला है। चलिए मैम, कुछ एक और क्वेश्चन में करना, एक दो क्वेश्चन और करना हाँ चाहूंगा। हाँ, बताइए। ठीक है मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आप इस समय इतने सालों के सफर में आपने दो क्वेश्चन एक साथ हैं, एक दूसरे से रिलेट हैं। आप भारतीय एजुकेशन को कहाँ देख रही हैं, उसके बारे में कितना पॉजिटिव हैं, और भविष्य में आपने इतने साल, आपने एकेडमिक करियर है आपका, भविष्य में आने वाले 20, 30, 25 साल, 40 साल में आप भारत की एजुकेशन को कहाँ देखते हैं? मतलब जब अब तक विकसित हुई है उससे द्रुत गति होगी, या बहुत ज्यादा अच्छी होगी, या उसी स्पीड से चलती रहेगी, और अब तक जो हुई है वो कितनी पॉजिटिव होगी? देखिए, ऐसा है कि अगर आप मेरी शिक्षा की यात्रा देखना जी। चाहेंगे हम्म तो आप मेरे जॉब से मत देखिए, हम्म, जहाँ से मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई वहां से देखिए। ठीक है मैम। जब मैं 4 या 5 साल की थी, जब मैंने स्कूल में दाखिला लिया था, उस समय और आज की शिक्षा व्यवस्था में हम्म, बहुत अंतर है। हम्म, उस समय कुछ चीजें बहुत अच्छी थी और कुछ चीजें आज बहुत अच्छी हैं। उस समय शिक्षकों का जो कमिटमेंट होता था विद्यार्थियों के प्रति, उसकी आज कोई झलक भी देखने को नहीं। झलक भी देखने को नहीं मिलती। तो उस समय एक निष्ठा का स्तर था जी। जो थोड़ा अब कब देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पूरी तरीके से खत्म है, हम्म, लेकिन अगर आप 100 टीचर देखोगे तो उसमें से मुश्किल से 1 या 2 में वो चीज मिलेगी। अध्यापक जो आदर्श होता था वो आदर्श अब नहीं है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते थे, उस समय की वो आवश्यकता भी थी। हम्म, आज जो है, हम्म, जो हमारा विद्यार्थी भी है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट में है। अब हायर एजुकेशन की मैं बात करूं जी। तो हायर एजुकेशन में विद्यार्थी जो है इंटरमीडिएट करने के बाद आता है। हम्म, तो जो उसकी ग्रूमिंग और जो पर्सनालिटी हम्म, उसकी स्कूल में बनी है, हम्म, वो हायर एजुकेशन में आने के बाद एकदम से तो बदलेगी नहीं। जी। जो उसका लेवल ऑफ नॉलेज हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, हम्म, वो अब सिर्फ वहीं तक नहीं टिका है कि जो टीचर पढ़ाएगा वही उसको एक्सेप्ट करना है। जी। वो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना है उसको। हम्म, तो अब हुआ क्या कि स्टूडेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट धीरे धीरे हुई कि वो एक्सप्लोर करे, इनोवेट करे, और टीचर से ये एक्सपेक्ट किया गया कि वो इनोवेशन की तरफ उसको मोटिवेट करे। हम्म, टीचर खुद कितना इनोवेट करे, ये भी एक कंसर्न होना चाहिए। होना चाहिए। तो आज जो है आपके पास संसाधन भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, इंस्टीट्यूशंस भी है, हम्म, लेकिन उसमें थोड़ा सा कमिटमेंट लेवल थोड़ा और हाई चाहिए। जहां तक आने वाले समय की बात है, जी। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में
किए जाने की आवश्यकता है। हम्म, हम रूथलेसली जो है जी, प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं से उसमें ह्यूमैनिटी जो है हो जाएगी। हम्म, उसको बचाए रखने के लिए ये जरूरी है कि ये जो टेक्नोलॉजी की, भौतिकता की, डिजिटल डिवाइसेस की जो अंधी दौड़ है, उसको सिर्फ एक सीमा तक विकास के लिए प्रयोग करते हुए इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए कुछ डिवाइस तैयार करें, ताकि उसकी अपने आप से संवाद हो सके, समाज से कनेक्ट रह सके, राष्ट्र के प्रति जो एक प्रतिबद्धता होती है वो कहीं ना जाए, देखने में आए। क्योंकि होता क्या है कि आप ये देखिए कि राष्ट्र की प्रतिबद्धता के नाम पे दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन बहुत बुरी तरीके से आम जनता के द्वारा भी करप्शन के नाम पे उस प्रतिबद्धता को रौंदा भी जाता है। आम जनता करप्शन कहाँ नहीं है ये खोजना मुश्किल है। बड़ा मुश्किल। क्या इन चीजों को एड्रेस करने के लिए हम अपने शिक्षा व्यवस्था में एक कोना निश्चित कर सकते हैं, एक सिलेबस निश्चित कर सकते हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम निश्चित कर सकते हैं? मैं 20-25 साल के बाद अगर जिंदा रही तो मैं अपने शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे सिलेबस, कुछ ऐसे कोर्सेज देखना चाहूंगी जो इंसान को इंसान बनाने का दावा ना करे, उसको ग्राउंड लेवल पे इंसान बना के दिखाए। ऐसे जो बात आप कर रहे हो इनकी इन हाँ, चीजों की, तो इसके लिए जो मॉड्यूल चाहिए वो कोई डिवाइस या आप एक मेंटल मॉड्यूल की बात करें, आपके दिमाग में क्या खाका है इसके लिए? नहीं, उसमें देखिए डिवाइस का मतलब ये है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल सिलेबस डिवाइस करें, सिलेबस डिवाइस करें जिसमें बच्चा सिर्फ किताब पढ़ करके मूल्यों को रटे नहीं, दावा नहीं करे, बल्कि इनडायरेक्ट कुछ ऐसा बिहेवियरल प्लेटफॉर्म हो जहां पे उसका ये दिखे भी। और अगर इस तरह का कोई कोर्स आप डिवाइस करते हैं तो जो आपका एजुकेशन का दावा है बेहतर मनुष्य तैयार करना, उसके दिशा में यही ले जा सकता है और कुछ नहीं ले जा सकता। आपको ऐसा चांस मिले तो आप करेंगे डिजाइन? वे कोशिश कर सकते हैं, तो आप कोशिश कर सकते कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं इस सपना को देख रही हूं तो सपने को देखने के लिए प्रयास करना भी मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है। हैं। और मैं अपने लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे आज भी इसके लिए कोशिश कर रही हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे। क्योंकि ये चीजें सिर्फ संस्थाओं में नहीं इनकलकेट होती हैं। मैं जब व्यवहार की बात कर रही हूं तो मैं दूसरे के व्यवहार की बात सिर्फ नहीं कर रही हूं, सबसे पहले मैं अपने व्यवहार की बात कर रही हूँ। जी, क्योंकि किस तरीके से आप अपने व्यवहार से, जो मेरी समझ है एकेडमिक, भाई एकेडमिक समझ में क्या होता है कि आपका व्यवहार रिफाइन होना चाहिए, परिष्कृत होना चाहिए, आप एक अच्छे इंसान दिखने चाहिए, जो आपकी कमियां हैं उन कमियों पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। एरिक फ्रॉम ने यह कहा था कि हमारे समाज में शिक्षा संस्थाओं ने आसमान में उड़ने के लिए वायुयान बनाने में जिस शिद्दत से काम किया है, उसका 10% भी अगर वो इंसान बनाने में करते तो आज दुनिया ज्यादा बेहतर होती, रहने के लिए बहुत खूबसूरत होती। वो, हाँ, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम वो नहीं किया गया, वो नहीं। और उसकी मैं आने वाले 20-25 साल में इस फ्रंट पे एजुकेशन व्यवस्था में काम करने के सपने देखती। चलो मैम, अंत में एक पर्सनल क्वेश्चन। चलो हाँ, आपने अपना जो एकेडमिक कैरियर खत्म किया, एक फिलोसोफर हैं लुडविग विटगेन्स्टाइन, वो जिस समय पढ़ा रहे थे यहाँ पे अपना क्या नाम था इस यूनिवर्सिटी का, ये जो इंग्लैंड में थी, कैम्ब्रिज में, और जब वहां से 2-3 साल बाद जो सेकंड वर्ल्ड वार आ जाता है वो छोड़ छाड़ के निकल लेते हैं। उससे ठीक पहले उनका व्यवहार के बारे में वहां लिखा जाता है कि वो कहते थे कि प्रोफेसर्स लाइफ इज अ लिविंग डेथ,
एक प्रोफेसर का जीवन जीवित मृत्यु है, क्योंकि वो करता है जो करना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है, वो इस तरह की बातें कर रहा है, इतना क्रिटिकल है इन चीजों के बारे में। आपके इतने लंबे करियर में, इतने लंबे करियर में जिसमें आपने भिन्न भिन्न ब्रांचेस में भी काम किया, डायरेक्टर भी रही एफडीसी की, प्रोफेसर भी रही, आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए भी आपने बहुत कुछ झेला होगा, कभी ऐसा टाइम आया जब आपके इस तरह के विचार आए हों मन में? देखिए, ऐसा है कि जो विटगेनस्टाइन का स्टेटमेंट है उसको दो तरीके से देखा जा सकता है। जी। एक तो देखा जा सकता है इंस्टीट्यूशनल सेटअप की वजह से, जिसमें आप जो कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, मे बी आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, जी बिल्कुल। तो मेरे सामने इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी भी नहीं थी, नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन भी नहीं थी, जी। तो इस तरह का कोई जो है मेरे सामने अनड्यू सिचुएशन नहीं है ठीक है। जिसमें मुझे लगा कि ये क्या हो गया और इससे अच्छा तो मैं इस प्रोफेशन में नहीं रहती। मतलब आपने I always love my profession and I was comfortable with that, क्योंकि सिचुएशन मेरे सामने ऐसी आई नहीं। और जब भी कभी मुझे लगा विद इन द कलीग इंटरेक्शन कि कुछ अनड्यू सिचुएशन आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि मुझे क्या बुरा लग रहा है ये सोचने के बजाय आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये व्यक्ति किस सिचुएशन में है कि ऐसा व्यवहार कर रहा है, और इसलिए कोई चीज इस तरीके से बिगड़ी नहीं। दूसरा जो उसका है वो एकेडमिक इम्प्लीकेशन है। लिविंग डेथ का मतलब ये है कि थॉट प्रोसेस कीप्स ऑन डेवलपिंग। आज जो प्रोसेस है, अगर उससे कोई बेहतर मुझे थॉट प्रोसेस मिल गया तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लीव द ओल्डर प्रोसेस एज द डेड थिंग्स। तो वो एक लिविंग भी है और डेथ का भी प्रोसेस साथ में चल रहा है। मुझे लगता है विटगेनस्टाइन को अगर इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए, नहीं मैं उसको पुचकारने की कंडीशन में ही नहीं हूँ। ही इज अ ग्रेट फिलोसोफर, बट हिज स्टेटमेंट कैन बी इंटरप्रेटेड इन दैट वे। मतलब वो भी पॉजिटिव है वहां पे। हाँ, तो आज मैम से बातें हुई स्पेशली एजुकेशन के बारे में, फिलोसफी के बारे में, और भारत के मेन फोकस जो था इस डिस्कशन का, इस पॉडकास्ट का, वो भारत का एजुकेशन था। उसको हर डिमेंशन से देखना हमारा एम था, और बहुत अच्छी तरह से और बहुत अच्छे आंसर मिले। इस 1.5 घंटे की चर्चा में पता नहीं कितना कुछ सीखने को मिल गया, क्या आने वाला है, क्या हो सकता है। और जब भी मैम के साथ कभी भी, यहाँ तो चलो एक फॉर्मल डिस्कशन हो रहा है, हम लोग बैठ के एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, वैसे भी ऑफ ऑफ कैमरा भी जब भी मैम के साथ बैठ के कोई चीज की डिस्कस करते हैं, इस तरह की चीजें निकल के आती है और उस समय सोचते हैं कि ये रिकॉर्ड हो जाता। ऐसा रहा है अक्सर, क्योंकि उनके दिमाग से पता नहीं कहाँ से क्या निकल के आ जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कहाँ से लिए बैठे हैं इस चीजों को। और दैट्स वाई कि मैम को मतलब कम से कम 4 5 6 बार मैम आउट ऑफ इंडिया फॉरेन में प्रेजेंटेशन देने गए हैं अपना, जिसमें एक बार तो स्टेट गवर्नमेंट ने फंडिंग की थी, जब मैम रोमानिया गई थी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उसकी फंडिंग की थी, एक बार यूनिवर्सिटी ने फंडिंग की थी। और मैम कोरिया, ग्रीस, रोमानिया, साउथ कोरिया, हाँ सॉरी, कई जगह जा चुकी हैं। तो काफी दूर दूर तक इनके जो ये जो पॉजिटिविटी है इसका प्रचार। बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और बहुत बहुत आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ। नहीं, थैंक यू, आपने इतने अच्छे शब्द बोले मेरे लिए। नहीं मैम, आप डिजर्व करते हैं, जब भी आपके साथ बैठते हैं तो बोलने का मन करता है इस तरह के नहीं, शब्द। चलिए, अच्छी बात ठीक है, है। बहुत बहुत थैंक यू मैम का। और अगर मैम से कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अवश्य करना। और अगर आपका किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन, मैम की डिस्कशन से आपको पता लग गया होगा कि किस हाई लेवल पे वो डिस्कशन जा सकता है,
कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप मुझे भेजिए, कमेंट में करिए, उन पे मैं फिर से मैम से परमिशन लूंगा, समय मांगूंगा, उन पे भी इसी तरह का डिस्कशन आपको मिले। थैंक यू वेरी मच मैम। कुछ आप अपने थैंक यू। हमारे दर्शकों के लिए कुछ दो शब्द कहना चाहें? ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे से आप लोग ज्ञानार्जन करिए, सार्थक प्रश्नों को पूरे साहस के साथ सामने रखिए, खुद उसका जवाब खोजिए, और अगर नहीं खोज पा रहे हैं तो जिनको भी आप समझते हैं कि उसका जवाब देने लायक हैं, निसंकोच उनसे संपर्क करिए, संवाद करिए, क्योंकि संवाद का कोई विकल्प नहीं होता और ज्ञान की यात्रा में संवाद का अपना अनूठा महत्व है। बिल्कुल, संवाद का कोई विकल्प नहीं, बात करने से ही बात बनेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू।